again, good morning to all of you in CSC. कैपिटल गेन के कुछ टॉपिक के कुछ पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस पहले की वीडियो में कर चुका हूँ। आज मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के विषय में बताऊँगा कि आखिर कैपिटल एसेट्स के एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसे मानेंगे, यानी जो संपत्ति अगर हम खरीदते हैं तो प्राप्त करने की लागत जिसे बोलते हैं कि कोई भी संपत्ति अगर हो, अगर मैं स्वयं परचेज किया हो तो कॉस्ट है, लेकिन मुझे गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुए तो आखिर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज द वैल्यू फॉर विच इज स्क्वायर्ड बाय द एसेसी, कि जितने एसेसी द्वारा इसको खरीदा गया वही उस संपत्ति का कॉस्ट होता है। इट मीन्स दैट व्हाट एवर कॉस्ट इनकर्ड फॉर गेटिंग एन एसेट्स प्लस all expenses incurred to acquire it is the cost of acquisition। अगर मान लीजिए हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, वो संपत्ति को क्रय करने में, खरीदते समय उसको रजिस्ट्रेशन कराने में, ब्रोकरेज देने में, या उसको कैरिंग चार्ज अगर कुछ चार्ज होता है तो सारा ऐड करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है। अगर मान लीजिए कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो संपत्ति हमने नहीं खरीदा है, मैंने नहीं खरीदा है, तो वैसी स्थिति में प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट होता है, अभी प्रीवियस ओनर क्या होगा, तो प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट होता उसको माना जाता है कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कि अगर मान लीजिए कौन सा केस है, वैसे कौन कौन सा केस है जिसे प्रीवियस ऑनर का केस को, कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। अगर मान लीजिए क्या क्या परिस्थिति होती है उसमें, तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा वो परिस्थिति है जिससे प्रीवियस ऑनर को हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं। जो प्रीवियस ऑनर खर्च करके संपत्ति को क्रय किया रहेगा, तो मान लीजिए सपोज कीजिए अगर हिंदू, इसका एक लिस्ट है, मैं लिस्ट में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएंगे। ओके, लुक हियर, यस, सर्कमस्टेंसेस व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर इज टेकन, कि कौन कौन सा परिस्थिति में कि प्रीवियस ओनर का कॉस्ट जो है सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है। मैं इसको रफली बता दे रहा हूँ, पढ़ के समझा दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में यदि मान लीजिए संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो वो तो हम खरीदे नहीं रहेंगे, तो मेरे पूर्वज लोग खरीदे रहेंगे, तो उन लोग को तो वैसी स्थिति में प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट रहेगा, अगर अंडर ए गिफ्ट और विल, अगर कोई गिफ्ट के रूप में मिला हो तो गिफ्ट के रूप में कोई एसेट अगर उसको प्राप्त होते हैं, या कोई विल में हमको उसको प्राप्त होती है, तो जो उसको परचेज किए हुए रहेगा उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। क्लियर। और वैसे केसेस और हैं, बिना मूल्य का, बिना पेमेंट किए हुए उसके अन्य कोई, अगर बिना मूल्य को चुकाए कोई कंपनी लिक्विडेट कर गई, लिक्विडेशन समाप्त हो गया, समापन हो गया, कोई संपत्ति हमको बिना पैसा के प्राप्त हो गया, तो कंपनी ने जो उसमें जितना में उस एसेट्स को खरीदा होगा वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। अगर मान लीजिए बोनस शेयर है, सपोज कीजिए कि बोनस शेयर उसको प्राप्त होती है, तो बोनस शेयर अगर मिलता है, यदि बोनस शेयर है तो 1 अप्रैल 2001 से पहले, अगर बोनस शेयर के समझ जाइएगा, अगर बोनस शेयर आपको प्राप्त होती है तो 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपको प्राप्त हुआ है, बिफोर अगर पहले प्राप्त हुआ है, तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। और अगर इसके बाद मिला, आफ्टर 1 अप्रैल 2001 के बाद मिला होगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका नील माना जाएगा। क्लियर। इसी के एनी अदर असेट्स के बारे में भी जानकारी जान जाइए।
कि अन्य कोई संपत्ति अगर हो आपके पास, और वो कोई संपत्ति अगर आप 1 अप्रैल 2001 से बिफोर पहले परचेज किए हो, बिफोर है 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदे हो, तो वैसी चीज में क्या देखा जाएगा, FRV फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ असेट्स, कितना में संपत्ति खरीदा गया था 1 अप्रैल 2001 का, उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, ये दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। विच एवर इज मोर, ये दोनों में अगर कोई संपत्ति या 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदे हैं तो तुरंत क्या देखेंगे, उसका फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे और कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना में खरीदे थे। ये दोनों में जो ज़्यादा होगा, विच एवर इज मोर विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको हम लोग दोनों में जो अधिक होगा उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। चलिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में क्लियर हो गया कि जो भी संपत्ति हम खरीदेंगे या उसमें जो भी हम परचेज खरीदने में खर्च करेंगे वो सारा ऐड कर देंगे। अब अगर कोई संपत्ति या बोनस शेयर के बारे में बता चुका मैं आपको, अदर असेट्स के बता दिया मैंने, तो किसी चीज़ में क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे, क्लियर है। चलिए अब कुछ मैं बता रहा हूँ, एग्जम्पशन, कैपिटल गेन एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। अब मैं नया टॉपिक पर आता हूँ, चलिए उसका भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको लोग बता दे रहा हूँ। एक टॉपिक ला रहा हूँ मैं आपके सामने, कैपिटल गेन एग्जिम्ड फ्रॉम टैक्स, कि कौन कौन सा कैपिटल गेन है जिसमें टैक्स नहीं लगेंगे। कुछ सेक्शन के बारे में आपको इसमें जानकारी दो ताकि आप लोग को आसानी हो जाए समझने में। कुछ सेक्शन है, आप उसको समझ लें। सेक्शन 54, ये रेसिडेंशियल हाउस के जो हम लोग निवास करते हैं उसको अगर हम लोग सोल्ड आउट करें, ट्रांसफर करें, तो उससे जो कैपिटल गेन अराइज होगा उसे कैसे डिडक्शन मिलेगा, सेक्शन 54 रिलेट करेगा। सेक्शन 54 रिलेट करता है आपका एग्रीकल्चरल लैंड से, 54D इंडस्ट्रियल लैंड से, 54 EC बॉन्ड्स वगैरह शेयर वगैरह से डिपेंड करेगा। और सब वेरी इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन 54F, ये रेसिडेंशियल हाउस से तो रिलेट करता है लेकिन ये प्रोपोर्शनेट डिडक्शन होता है, और कैसे 1 बाय 1 करके मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा सारे के विषय में। अब चलिए, अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग रेसिडेंशियल हाउस के संबंध में, कि अगर हम रेसिडेंशियल हाउस को अगर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और उससे कोई कैपिटल गेन अराइज होता है तो मुझे क्या छूट मिलेगा और कैसे छूट मिलेगा। एक साधारण सा सिंपल सा रूल्स है कि अगर कैपिटल गेन के समय जो असेट्स आपने परचेज की, सोल्ड किया है, उसी चीज़ को आपने परचेज किया तो आपको प्राय एग्जम्पशन प्राप्त होंगे। अगर मैंने रेसिडेंशियल हाउस को बेचा और पूरा रेसिडेंशियल हाउस खरीद लेता है तो कुछ छूट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसी प्रकार एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड एक्सेट्रा में अप्लाई होंगे, 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता रहे हैं हम लोग कैपिटल गेन। ओके, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेसिडेंस, की जो घर हम रहते थे, रिहायशी मकान था, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, और बेच करके पूंजी लाभ कमाया, कैपिटल गेन कमाया, तो छूट कैसे मिलेगा। इसके कुछ शर्त है, अंदर सेक्शन 54 है, ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले बिल्डिंग आपके पास, मान के चलिए कि आपके पास कम से कम रिहायशी मकान, यानी आप रहते हैं और आपके पास कम से कम 2 साल से 24 महीना से आपके कस्टडी में, आपके अंदर में हो, और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होनी चाहिए। अगर इसको ट्रांसफर आप बेच देते हैं तो ट्रांसफर करने से पहले इसका समझौता रहे, द एग्जेम्पशन बी अलाउएबल ओनली इन रिलेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी विच हैड बीन हेल्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 24 मंथ। बता दिया, द असेसी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर
बिफोर, एक साल पहले, और 2 ईयर आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर परचेज वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। अगर आप जो मकान संपत्ति बेचते हैं तो बेचने से पहले 1 साल या बाद में, बाद के 2 साल में भारत में कोई नया मकान खरीद लेते हैं तो आपको छूट मिलेगी। ही हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर कंस्ट्रक्टेड, खरीद लेते हैं तो 2 साल का समय है, 2 years। अगर बनवाते हैं तो 3 साल के अंदर में कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं तो आपको टैक्स से छूट प्राप्त हो जाएगी। क्लियर सी बात है। अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस आपने बेचा है, उससे कैपिटल गेन हुआ है, तो बेचने से 1 साल पहले या 2 साल के बाद कोई मकान खरीद लिए हो, या 3 साल, बेचने के 3 साल के बाद आयकर रिटर्न से पहले कंस्ट्रक्ट करवा ली है, बनवा लिए हैं, तो वो छूट मिलेगी। मान लीजिए कि 3 साल में, 2 साल में आप नहीं बनवा पाते हैं या खरीद पाते हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास और है। एक स्कीम आती है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। अगर आपने नहीं किया तो दूसरा एग्जम्पशन क्या मिलेगा कि अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। एक स्कीम क्या है, नेशनलाइज बैंक में अकाउंट बनाया जाता है कि मैंने मकान बेच दिया लेकिन हम टैक्स से बचना चाह रहे हैं, मकान बना नहीं पाए, तो आप पैसा को आप इस अकाउंट में जमा कर दीजिए। जमा करने से भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन इसका भी एक लिमिट है। इसके भी इस पैसा का यूज आपको उसी रेसिडेंशियल मकान बनाने में करना होगा विद लिमिट टाइम। ये है क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जान जाइए। यह जो स्कीम है वो कैपिटल गेन के संबंध में है। यह योजना या स्कीम तब लागू होता है जब एसएससी जो है करदाता अपना आयकर रिटर्न करके जो डेट रहता है उस डेट तक कैपिटल गेन के राशि में एक नया संपत्ति का निर्माण नहीं कर पाता है, तो टैक्स से बचने के लिए या टैक्स से छूट प्राप्त करने के लिए वह इस योजना में आता है और अपनी राशि को यहाँ पर जमा कर देता है। लेकिन इस राशि को निर्धारित अवधि के अंदर नया संपत्ति प्राप्त करने में प्रयोग कर लेना होगा। अगर नहीं होगा तो वह जितना, मान लीजिए 6 लाख जमा कर दिए, 5 लाख हम निर्धारित अवधि तक यूज किए, तो 1 लाख जो नहीं यूज कर पाएंगे वो उस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। क्लियर। चलिए, ये था। अब इसी पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एग्रीकल्चर लैंड। अगला टॉपिक आता है, ये रेसिडेंशियल से हो गया। दूसरा है आपका एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड से क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर लैंड टॉपिक देख लिया जाए। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर कोई कृषि भूमि आप बेचते हैं और बेचने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है तो छूट अंडर सेक्शन 54B में प्राप्त होगा। पहले भी मैं बता चुका। क्या इसका मीनिंग है, द एग्रीकल्चर इज ओन्ड बाय द HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द्वारा इसका ओनरशिप होनी चाहिए। द एग्रीकल्चर लैंड वाज इन द 2 years immediately preceding the date of transfer being used either by the citizen or his parent or HUF, यानी वो पिछले 2 साल से 24 महीना में वो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा हो तभी छूट मिल पाएगी आपको। The cessee has purchased, important, within a period of 2 years from the date of transfer any other land for agriculture purpose। अगर आप 2 साल के अंदर में आप नया एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेते हैं तो छूट मिल जाता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप पैसा जमा कर लेंगे, ठीक है, तो भी आपको छूट प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर
कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर लिए और उसके 3 साल के अंदर भी आपने एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं किया तो यह फेल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानकर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक था आपका इंडस्ट्रियल लैंड के संबंध में बताया था, औद्योगिक उपक्रम में, वो भी देख देना मैं आपको। हियर इट इज इन दिस पेज। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग, पर ही बता दिए अंडर सेक्शन 50 अगर कोई सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण, औद्योगिक उद्यम या भूमि की या भवन के अनिवार्यता ग्रहण से जो पूंजी लाभ होगा, कंपल्सरी एक्विजिशन से सरकार ले ली आपसे, मुआवजा दे दिया, तो कैसे छूट मिलेगी? ये छूट सभी एसएससी को मिलता है, अपने से ध्यान रख लीजिएगा। और अगर पहला छूट का शर्त क्या है, क्या कंडीशन है इसमें कि ये जो बिल्डिंग होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, वो पिछले 2 साल में वो कर एसएससी के उद्योग में यूज होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, वो एसएससी के यूज में होने चाहिए। अगर 2 साल तक यूज अगर नहीं हो रहा होगा तो ये इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। एक चीज और, द एसएससी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर सच ट्रांसफर परचेज एनी अदर लैंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एनी अदर बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ सिक्टिंग री एस्टेब्लिशमेंट द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और सेटिंग अप अनदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग दैट बिल्डिंग। आपने ट्रांसफर किया, मुआवजा लिया, लाभ हुआ, कैपिटल गेन हुआ। अगर आप 3 साल के अंदर कोई भी नया स्थान पर ले जाने के लिए नया भूमि आप खरीद लेते हैं, नया बिल्डिंग खरीद लेते हैं या बनवा लेते हैं तो आपको कैपिटल गेन से छूट मिलेगी। और दूसरा तरीका ये है कि 3 साल के अंतर्गत नया भूमि नहीं खरीदते हैं तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा आप जमा कर दें, आपको छूट मिल जाएगा। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर पैसा जमा करते हैं, इस राशि का प्रयोग पुनः इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग खरीदने में यूज करना होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। फिर 54 इसी के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करते हैं, वेयर द एसएससी ट्रांसफर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एंड इन्वेस्ट द कैपिटल गेन इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स, द एसएससी शैल बी इंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन एज पर द फॉलोइंग कंडीशन। अगर कोई निर्दिष्ट एक स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में, जैसे नेशनल हाईवे में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में अगर पैसा, या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए सच बॉन्ड्स में आप पैसा विद इन 6 मंथ ट्रांसफर करने के 6 महीना के अंदर अगर पैसा आप जमा कर देते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 54 EC के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलेंगे। क्लियर? और एनी अदर एग्जाम्पशन जो इम्पोर्टेंट एक है आपका 54F, जो मैंने विशेष रूप से बताना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है 54F। 54F क्या होता है, चलिए बस डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए वो रिलेट करता है आपका 54F जो है कैपिटल रेसिडेंशियल हाउस से संबंधित है। जैसे हम बताए थे आपको यहाँ पर 54F जो है ये रेसिडेंशियल, आप अगर मान लीजिए कोई रेसिडेंशियल हाउस कोई दूसरा छोड़ करके अन्य कोई भी कैपिटल असेट्स आपने बेचा और कैपिटल गेन आपने राइज किया, तो कैपिटल गेन अराइज करके उस पैसा को आपने रेसिडेंशियल हाउस खरीदने में कोई भी सेल किए कैपिटल असेट्स
ध्यान दीजिएगा, अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस को छोड़कर कोई दूसरा संपत्ति आपने बेचा, सेल किया, कैपिटल गेन आपको हुआ, कैपिटल गेन, और इन्वेस्ट कहाँ किए, गौर समझिएगा, इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल हाउस, ध्यान दीजिएगा बात को, रेसिडेंशियल छोड़ के अन्य कोई संपत्ति आप बेच रहे हैं और जो पैसा हुआ उसको इन्वेस्ट किया कहाँ, रेसिडेंशियल हाउस में। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपके पास पहले से कोई हाउस मकान नहीं होनी चाहिए। एक शर्त इसमें है यह कि आपके पास पहले से कोई मकान नहीं होनी चाहिए, तभी ये एग्जम्पशन आपको प्राप्त होगा, अदरवाइज ये प्राप्त नहीं होगा। तो क्या इससे प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलता है, क्या मिलता है, डिडक्शन, कैलकुलेट की जितना आपको जितना अमाउंट कैपिटल गेन होगा, सपोज जैसे कि कैपिटल गेन क्या है, इनटू अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड बाय शेयर प्राइस। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल डिडक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आपके आज मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया कि कैसे कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होते हैं, और डिडक्शन कैसे प्राप्त होते हैं, ये सारा मैंने आप लोग के साथ मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और देखते रहिए, ये मटेरियल आपको CSC द्वारा प्रोवाइड किया जाए, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर सी बात है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।